Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you about Ganga river system, and in last of Ganga river system, I told you about the water divide, the upland area which we know as Ambala, divide Ganga and Brahmaputra, and before falling into the Bay of Bengal, they made a deltic area, and that is known as Sundarban Delta. The distance between Ambala, that upland where it divides both rivers, from the deltic place that is Sundarban Delta, the distance is 1800 kilometer, and it fall in its slope is hardly 300 meters. It means every after 6 kilometer it fall 1 meter slope, and therefore the river develops large meanders. But today's our topic is the Brahmaputra river system. We will study about the Brahmaputra rivers and its system. So let's start. The Brahmaputra rises in Tibet, east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and Satluj. It is slightly longer than the Indus, and most of its course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Parva, its height is 7,757 meters. It takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील ही उस इंडस और सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है, तो उसके ठीक स्रोत के नज़दीक, उन्हीं दोनों के उद्गम स्थल के नज़दीक मानसरोवर के पूर्व दिशा से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। जो इंडस रिवर है, इसकी लंबाई कुछ अधिक है सिंधु के अपेक्षा, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। हमने इंडस में देखा था बहुत सारा भाग भारत में पड़ता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसा नहीं है। इसका अधिकतर जो मार्ग है वो भारत से बाहर ही स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, एकदम पैरेलल टू हिमालय, एंड फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट साइड। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर
भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और जब ये नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचती है तो वहां वो उसका जो टर्न होता है एकदम यू शेप का बन जाता है। इस कदर वो टर्न हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी टर्न होती है कि वहाँ यू अक्षर जैसा मोड़ बन जाता है और वह अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से भारत के अंदर प्रवेश करती है। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर tributaries to form the Brahmaputra in Assam. यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। इसे शुरू में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? इसको यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा कुछ सहायक नदियाँ जो इससे आके मिलती हैं जैसे दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ असम में आके मिलती हैं इस दिहांग नदी से और ये जब सभी मिल जाते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपोक के नाम से जाना जाता है एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इन द तिब्बत the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है यानी ठंडा प्रदेश है। यही कारण है कि जब यह नदी तिब्बत से गुजरती है तो यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, लेकिन इन इंडिया इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तिब्बत जो ठंड प्रदेश है, ठंड जगह है, जहाँ शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, वहाँ इस नदी में जल और सिल्ट भी कम होता है। लेकिन जैसे ही भारत में एंटर करता है यानी भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, हाई रेनफॉल एरिया से, तो यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra? असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। असम में जब ब्रह्मपुत्र वो अनेक धाराओं में बहकर, उसकी धाराएं एक नहीं होती, अनेक होती हैं, और एक गुम्फित जिसको ब्रैडेड कहा जाता है, गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी यह द्वीपों का निर्माण करती है। और साथ ही साथ गुम्फित नदी के रूप में तो बहती ही है और कई नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है ब्रह्मपुत्र नदी। Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread
devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, यानी ओवरफ्लो हो जाता है, एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। जानते हैं कि किसी भी नदी में जब पानी ओवर हो जाएगा और उसके किनारे से, उसके ऊपर से होके जब समतल जगहों पे उससे बाहर निकल के बहने लगेगा तो आसपास का जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाता है। तो असम और बांग्लादेश भी इससे प्रभावित होते हैं। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। चूँकि इसका जो अपने साथ बहुत ज़्यादा ये सिल्ट लेके आती है, जिसके कारण इसकी जो सतह है नदी का वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण यही है कि जब ओवरफ्लो होता है तो उसका मुख्य धारा का, उसका प्रवाह का वो परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद हमने हिमालयन रीजन से हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी में यमुना को भी हम पढ़े जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो सब ये गंगा रिवर सिस्टम था। उसके पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें वो तिब्बत के ही मानसरोवर के समीप से ऑरिजिन होती है, उसका उद्गम स्थल होता है इंडस का। ठीक उसी तरह ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है, एकदम जहाँ से इंडस और सतलुज दोनों नदियाँ निकलती हैं। उसी के पूरब, उसके नज़दीक, उसी के मानसरोवर के पूरब से ये भी निकलता है। अब हिमालयन रिवर्स के बाद अब हम लोगों को पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है, और इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट्स। Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. ये ईस्टवार्ड्स बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। These rivers make deltas as their mouth, और बे ऑफ बंगाल में गिरने से ठीक पहले यह अब वहाँ डेल्टा बनाती हैं। There are numerous small streams flowing west of the western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. इसकी पेनिसुलर जो रिवर्स होती हैं वो मैक्सिमम ईस्टवार्ड्स बहती हैं, लेकिन दो नदियां हैं जो वेस्टवार्ड्स बहती हैं। वो कौन कौन से हैं? नर्मदा और तापी। The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. ये मैं बता दिया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पेनिसुलर रिवर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।